मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए बीएसटीवी आपके लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम, जिसमें आप जानेंगे डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है, इससे आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर या फिर अन्य जो महानगर हैं, यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। हम अगर बात इंदौर की करें तो यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब खास बात यह है कि इस मामले में एक मदरसा कनेक्शन भी सामने आया है, जिसमें ठगी की राशि यूपी के सतारा जिले में कन्नौज के मदरसे के खाते में जा रही थी। ग्वालियर में की अगर हम बात करते हैं तो इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर ग्वालियर भी है। एक हफ्ते के भीतर 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आयुर्वेद डॉक्टर, जिला मलेरिया अधिकारी, ऑटो पार्ट कारोबारी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर को डिजिटल अरेस्ट किया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें से 3 लोग जागरूकता के चलते बच गए, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर 21 लाख रुपए गंवा बैठे। तो एक मामला 29 नवंबर का है। 29 नवंबर को साइबर ठगों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकेश शुक्ला को 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और उनसे 21 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। इसी तरह से ठगों ने 5 दिसंबर को जिला मलेरिया अधिकारी विनोद दोनेरिया को ठगने की कोशिश की और 3.5 घंटे तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा। ट्राई का भय दिखाया गया। देखिए, इस तरह के ये जो ठग हैं, ये आपको अलग अलग अधिकारी बनकर फोन करते हैं। ये अपने आप को कोई ट्राई का अधिकारी बताता है, कोई कहेगा सीबीआई का अधिकारी हो, पुलिस का बड़ा अधिकारी हो, और इस तरह से ये आम जन को ठग रहे हैं। अब इस पूरे मामले में लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। अब आप जानिए डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो देखिए, ये एक ब्लैकमेलिंग का तरीका है। लोगों को डिजिटली उनकी प्रॉपर्टी पर हमला करना है। इन लोगों का फोकस ब्लैकमेलिंग करना है। ऑनलाइन धमकी देते हैं, वीडियो कॉल के जरिए ये मॉनिटरिंग का दावा करते हैं। नकली पुलिस अधिकारी बनकर ये ठगी करते हैं। पूरी तरह से फेक कॉल्स होते हैं। वीडियो कॉल पर ये बोलते हैं कि आप बने रहिए, हमने आपको डिजिटली अरेस्ट किया है। ये भ्रामक पूरी बात है, इससे आपको अवेयर होने की जरूरत है। केस खत्म करने के लिए ये पैसे की डिमांड करते हैं। लगातार ये इसी तरह की बातें सामने वाले व्यक्ति से करते हैं, उसे मेस्मराइज कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इतना ज्यादा उस पर ये दबाव डालते हैं तो व्यक्ति भी हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। लोगों की डिजिटल प्रॉपर्टी पर हमला करना है और इस तरह से ब्लैकमेलिंग होती है। डिजिटल अरेस्ट की आखिर शुरुआत कैसे होती है, यह भी हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए, ऐसे में अगर आपके पास कोई मैसेज, फोन कॉल आए जिसमें सामने वाला अपने आप को पुलिस या इनकम टैक्स का अधिकारी बताए और आपका पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड की वो इस बात को लेकर बात करेगा कि आपके इन आधार कार्ड से, पैन कार्ड से किसी तरह के दुरुपयोग हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है और हम आपको पुलिस केस में फंसाने जा रहे हैं। सामान खरीदने, मनी लॉन्ड्रिंग का ये डर दिखाएंगे, कहेंगे कि आपका ये जो पार्सल था ये कस्टम ने पकड़ लिया है, इसमें ड्रग्स मिला है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है। आपको ये जरूर रिकॉल करना है कि आप क्या इस तरह के धंधे से लिप्त हैं, क्या आप इस तरह का हवाला का कारोबार कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हवाला के कारोबार में लिप्त हैं, आपके खुद के इस तरह के धंधे हैं, तो आप डरेंगे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से पाक साफ हैं तो ये चांसेस ना के बराबर हैं कि इस तरह के ठग आप पर हाईजैक कर पाए। हालांकि ये एक पक्ष ये भी है कि कुछ लोग घबराहट के चलते समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ठगी हो रही है। तो दोनों बातों को समझने की जरूरत है। लेकिन ये पूरी तरह से फेक है।
भारतीय कानून संविधान में कहीं पर भी ये डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है। तो ये डिजिटल अरेस्ट की इस तरह से शुरुआत होती है, इसको समझिए आप। और अब हम हमारे सहयोगियों को भी इस चर्चा में जोड़ रहे हैं और उनसे हम जानेंगे किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए, भोपाल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और बहुत कई वर्षों से वो लगातार इस तरह की खबरों को कवर भी करते हैं और लोगों को भी अवेयर करते हैं। तो मनोज जी, ये बात आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस तरह का फेक कॉल आता है, वो घबराहट में ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये कॉल फेक है या ये कॉल रियल है, वो जज नहीं कर पा रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या सलाह देंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके के फ़ोन कॉल्स आते हैं या फिर कोई लिंक उनके मोबाइल पे एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल पे आती है, तो व्यक्ति को या तो प्रलोभन दिया जाता है, लेकिन अभी जो नया ट्रेंड जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं डरा के, धमका कर और जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका खौफ बताकर जो है वो ठगी के शिकार जो है वो ठग बना रहे हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बड़ा जो है वो जागरूकता ही है, सतर्कता है। और जो जरा सी लापरवाही लोग बरत देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो गाड़ी कमाई है वो सीधे फर्जी बैंक अकाउंट यानी ठगों के अकाउंट में चली जाती है और फिर वो राशि के लिए जब वो शिकायत करते हैं तो बहुत देरी हो जाती है। तो यदि इस तरीके के कॉल आए तो सबसे पहले उसकी सत्यता की परख कर लें, फ़ोन करने वाला कौन व्यक्ति है, इसके अलावा वो किस संबंध में बातचीत कर रहा है। यदि क्योंकि अक्सर विवेक देखा ये जाता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने पार्सल बुलवाया है या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उसकी जानकारी सुरक्षित नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एजेंसियों को समझना भी पड़ेगा कि जो पर्सनल जानकारी यदि बैंक के पास है किसी व्यक्ति की या दूसरी एजेंसी के पास है तो वो जानकारी तत्काल लीक हो जाती है और उसी जानकारी के आधार पे साइबर ठगों को ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति का पार्सल आने वाला है और वो इसी जानकारी के आधार पे उसको निशाना बनाते हैं। लेकिन जब भी इस तरीके के कॉल आए, क्योंकि किसी भी तरीके का सरकारी प्रावधान नहीं है, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है, प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने मामले थे वो कहीं ना कहीं लालच से जुड़े थे। लोग अपने पैसों को डबल करने के नाम पे, लॉटरी के नाम पे और ये तमाम तरीके के जो प्रलोभन वाले मामले थे वो आते थे। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आने लगे। हो सकता है कि ये ट्रेंड करीब 1 आध साल और चले, जब लोगों को जागरूकता हो जाए इस बारे में कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं है। उसके बाद साइबर ठग कोई तीसरे ऑप्शन पे चले जाए जो कि साइबर ठगी का कोई नया मामला हो सकता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, सतर्कता बरतने की ज़रूरत हो। यदि किसी तरीके के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आजकल ऑनलाइन जो है वो नंबर्स उपलब्ध हैं, पुलिस के, साइबर पुलिस के हेल्पलाइन नंबर्स उपलब्ध हैं। वहाँ पर फ़ोन करके, स्थानीय थाने पे फ़ोन करके वो जानकारी को साझा करके जो सही जानकारी है उसे हासिल कर सकते हैं। किसी तरीके की जानकारी को लेके उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यदि उसकी पर्सनल जानकारी के बारे में भी फ़ोन पे या दूसरे संचार के माध्यम से बताया जा रहा है तो उस पर भी उसको वेरीफाई करना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस बारे में बातचीत कर रहा है वो व्यक्ति वो है या नहीं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि साइबर ठगी के कई अलग अलग तरीके के मामले होते हैं और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति पे ऐसा दबाव बना दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले पुलिस बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले अपनी जागरूकता सबसे जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अपनी जागरूकता ही आपका बचाव है। और मनोज जी, मेन बात ये भी हम देखते हैं कि कुछ कॉल्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें बोला जाता है कि आपका फला पार्सल यहाँ पर ट्रेस हुआ है जिसमें ड्रग्स है, अब आप बताइए क्या करना है। या आप कॉल करके बोला जाता है कि आपके बच्चे को हमने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर इस लड़की के साथ रेप के आरोप लगे हैं, बताइए क्या करना है। और वो बाकायदा कुछ कॉल तो हमने ऐसे भी देखे हैं कि बच्चे को रोता हुआ भी दिखाते हैं कि मुझे बचा लो। मतलब केवल और केवल इंसान के दिमाग पर वार किया जा रहा है और उसे वो छद्म आवेश दिखाया जा रहा है कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का, ताकि पूरी तरह से व्यक्ति फ्रीज हो जाए, उसे समझ में ही नहीं आए कि अब अगला निर्णय उसे क्या लेना है।
और इसी का ये जो साइबर ठग हैं ये फायदा उठा लेते हैं। विवेक, बिल्कुल, क्योंकि राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें बुजुर्ग महिला करीब 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो पुलिस अधिकारी जो है वो किसी भी तरीके का डिजिटल संवाद अपनी कार्रवाई को लेकर नहीं करते हैं। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या एजेंसियां जो हैं वो किसी भी तरीके से सरकारी कामकाज के लिए यदि गिरफ्तारी की बात हो, डिजिटल अरेस्ट की बात हो, तो उसका इस्तेमाल डिजिटल तौर पे, ऑनलाइन के तौर पर नहीं किया जाता। इसके अलावा भी लगातार मध्य प्रदेश सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है। यही कारण है कि अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आने वाले समय में, हालांकि अभी भी स्कूल कॉलेजों में जाके साइबर पुलिस और स्थानीय पुलिस साइबर का पाठ पढ़ाती है, जागरूक करती है, लेकिन अब इसे पाठ्यक्रम में भी, यानी आने वाले समय में इसे एजुकेशन में शामिल किया जा रहा है। और आने वाले समय में जब ये एजुकेशन में पूरी तरीके से आ जाएगा तो संभवतः लोगों को पता होगा, घर में यदि किसी पढ़ने वाले व्यक्ति के पास ये जानकारी होगी तो वो अपने 4 लोगों को और बता सकेगा। तो लेकिन ये समय लगेगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से साइबर जो ठग हावी है मध्य प्रदेश में, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अपनी जागरूकता के हिसाब से जो है काम करना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जागरूकता ही बचाव है, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे मनोज जी। हमारे साथ हेमराज चौहान जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है हेमराज जी आपका। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरह से व्यक्ति समझ सकता है कि वो डिजिटली अरेस्ट का शिकार हो रहा है। मान लीजिए कि बहुत से लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं, उन्हें नहीं पता चल पाता है कि ये कॉल फेक है या रियल है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कॉल फेक है, रियल है। मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल साहब, बोलिए। तो, जैसे अभी अगर शहर में आपने कुछ छोटी सी गलती की, रेड लाइट जंप कर दी, कुछ भी छोटा सा भी आपने काम किया है, या तो आपके मोबाइल पे किसी गवर्नमेंट वेबसाइट या एनआईसी की वेबसाइट से एक एसएमएस आता है और वो बताता है कि साहब आपने यहाँ पर रेड लाइट जंप की है, या आपका चालान है। ये किस स्थिति में आएगा? जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा आरटीओ के पास। मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो वो आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। फिर आपके एड्रेस पे 6 महीने के अंदर 2 पुलिस वाले घर पे आएंगे चालान लेके। जी। तो ऑनलाइन का तो सवाल ही नहीं उठता, किसी भी टाइप के चालान का या किसी भी टाइप के क्राइम का कुछ है ही नहीं हमारे पास ऑनलाइन। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई फोन पे फ्रॉड कर रहा है या कोई आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके बोल रहा है कि आप डिजिटली अरेस्ट हुए, इसका मतलब वो फ्रॉड है। कल की बात मैं आपको बताता हूँ। कल मेरे कोई क्लाइंट है, उनके पास किसी का फोन आया और उन्होंने 49,000 रुपीज जो है अपने इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड से दे दिए। उनको क्या लगा कि इंडसइंड बैंक से ही कॉल है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार आदमी, क्रेडिट कार्ड देखिए हर किसी को मिलता नहीं है जी, उनके साथ भी फ्रॉड हो रहा है। तो जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि जागरूकता के अलावा इसका कोई समाधान ही नहीं है। अभी आपको शहरों में हर रोड पे पर्चे बंटवाने होंगे या फ्लेक्स लेके खड़ा होना होगा, या फिर जैसे हम लोगों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने क्रांति दी थी कि भाई नहीं, सफाई के लिए कोरोना के समय नहीं, सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करें जी। तो लोग बात पोस्टर लेके खड़े हो गए थे। ऐसे ही इसमें भी एक क्रांति लाने की जरूरत है। लोगों को इतना ज्यादा जागरूक करना होगा कि देखिए सरकार कब तक पैसा खर्च करेगी कि हम पोस्टर लगा रहे हैं। हर आदमी को जागरूक करना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है हेमराज जी। मैं लौटूंगा आपके पास और कुछ और सवाल भी हैं जो मुझे पूछना है आपसे हमारे दर्शकों के लिए। एक जानकारी और हम मनोज राठौर जी से ले लेते हैं। मनोज जी, जो बात हेमराज जी कह रहे हैं कि जितना अवेयरनेस फैलाई जाए वो सबसे बेहतर है, वही एक इलाज है इस पूरी घटना को कम करने का। आज बिल्कुल, क्योंकि हेमराज जी काफ़ी लंबे समय से इस एंगल पे काम कर रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कई मामलों को उन्होंने ट्रेस भी किया है।
तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो साइबर ठग है वो किसी भी तरीके से चाहे वो बैंक अधिकारी बन के आवाज़, क्योंकि आजकल आवाज़ भी जो है वो कहीं ना कहीं क्लोन के जरिए हूबहू वैसी होती है जो किसी अधिकारी या किसी दूसरे व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, तो काफ़ी समझना मुश्किल होता है। लेकिन जागरूकता एक ऐसी चीज़ है, यदि आप जागरूक हैं उस संबंध में तो आप सीधे उस अधिकारी के नंबर पे बात करें या आप उसे डिले कर दें कि नहीं हम तो जो है फिजिकली आपसे बात करेंगे, मिल के बात करेंगे, आपकी बैंक आके बात करेंगे। तो ये जागरूकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन लोगों के पास क्या है, समय कम है, उसे पता है कि वो अगले दिन नहीं जा पाएगा, तो वो ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंड रहता है और यही सबसे बड़ी वजह रहती है कि वो इस तरीके के झांसे में आ जाता है। ये समझने की जरूरत है। इंदौर से भारत पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, एक कनेक्शन जो मदरसा कनेक्शन सामने आया है, 65 लाख की ठगी एक वृद्ध महिला के साथ हुई। बताया जा रहा है कि सतारा के किसी मदरसे में वो पैसे ट्रांसफर किए गए। क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कहां तक पहुंची है? जी विवेक, देखिए ये उत्तर प्रदेश लखनऊ के कन्नौज, सतारा जिले का कन्नौज गांव है और यहाँ के रहने वाले जो मोहम्मद अरशद और उसके पिता को यहाँ पर पुलिस पकड़ कर लेकर के आई और इन पर ये गंभीर आरोप है कि जो राशि ट्रांसफर की गई थी टेक्नोलॉजी के जरिए, जो पुलिस को बैंक से डिटेल मिली, जो राशि उस खाते में ट्रांसफर की गई थी वो एक मदरसे की थी और उस मदरसे के ये ट्रस्टी भी है, अध्यक्ष भी है और उस मदरसे में 50% कमीशन के लिए इन्होंने लालच में आकर इस राशि का ट्रांसफर किया गया था। इस पर्दे के पीछे भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अभी भी वो आरोपी जिन्होंने एक वृद्ध महिला को डिजिटल अरेस्ट किया, पहले उससे बताया गया कि आपके जो नंबर है, आपके नंबर से कई लोगों को गतिविधि मिली है, इसके अलावा आपका एक पार्सल ट्रांसफर किया गया है, इस पार्सल में ड्रग मिली है, आप मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से महिला से जुड़े और पिछले 38 घंटे तक महिला को जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा और रखने के बाद में उसके खाते से 46 लाख रुपए पहले ट्रांसफर कराया गया, फिर उसके अलावा अन्य टुकड़ों में राशि जो है ट्रांसफर कराई गई और ये सभी राशि मदरसे के उस अकाउंट में गई है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कन्नौज में मौजूद है। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पहुंचती है, 2 लोगों को पुलिस लेकर के पहुंचती है, लेकिन अभी भी ये राशि के पीछे या फिर जो डिजिटल अरेस्ट करके फर्जी सीबीआई अधिकारी बन के, फर्जी अपने को आईबी का अधिकारी बन के या भारत सरकार का किसी भी अधिकारी बनकर जो डरा धमका रहे थे, जिन्होंने डिजिटल अरेस्ट करा था, उन गुनहगारों तक पुलिस के हाथ अभी भी नहीं पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हालांकि लगातार हम कह रहे हैं कि जागरूकता जरूरी है, ये हम भी कहते हैं कि जागरूकता जरूरी, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही में लोग जागरूक हो रहे हैं? क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया। ये बड़ी बात अगर हम साल भर ये बड़ी बात आपने कही कि क्या लोग वाकई में जागरूक हो रहे हैं। मैं लौटूंगा भारत आपके पास। ग्वालियर से प्रहलाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम हेमराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे एक सवाल जरूर कर लेता हूं। हेमराज जी, जो बात हमारे सहयोगी भारत बता रहे थे कि देखिए अवेयरनेस इज मस्ट, बहुत जरूरी है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं साहब, जन और सरकार भी कह रही है कि अवेयर बनिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जनता क्या अवेयर हो रही है, इसका आकलन भी हमें करना होगा क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, देखिए क्या है कि मैं इस पे आपको एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक बड़े साइबर एक्सपर्ट है, उनके पास साइबर एक्सपर्ट है, मतलब आप समझिएगा कि वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जी और बहुत सारे इस टाइप के काम करते हैं। लेकिन सुबह 8:30 बजे उनके पास कॉल आया अभी 3 महीने पहले और उनसे कहा गया कि आपका पार्सल कहीं से आ रहा है। इस आदमी का पार्सल जेन्युइनली कहीं से आ रहा था जी। तो इसको क्या लगा कि यार मेरे पार्सल का डिटेल है, सब कुछ पता है, इसका मतलब कि जेन्युइन आदमी है। तो अभी लोग जागरूक हो रहे हैं, मतलब वो एक बात है, लेकिन जब हमारे पर्सनल डिटेल बहुत बड़े पैमाने पे लीक हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही तो कहा लोग आपने। क्या करते हैं, कि हाँ ये तो मेरा ही था, ये मेरे ही तो पार्सल आ रहा है। 2 तरीके के कॉल आ रहे हैं अभी। एक जो वेग है, जबरदस्ती, आपको पता है कि आप अमेजन से शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, आपका पार्सल आ ही रहा होगा, तो लोग मान लेते हैं। दूसरा ये हो रहा है कि एक्चुअल डेटा लीक हो रहा है, वो एक्चुअल डेटा के आधार पे लोग अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं कि यही है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो 10 साल का जो साइबर एक्सपर्ट है, उसने सुबह 50,000 दे दिए। जब
पहले 50,000 उसने दे दिए, उसके बाद उसकी नींद खुली कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो लोगों को जागरूक, मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना कि क्या सही में जागरूक हो रहे हैं, तो मैंने उस पर आपको ये एग्जाम्पल दिया कि असल में लोग साइकोलॉजिकली कनेक्ट कर लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है कि भाई हमारा जो डेटा लीक हुआ वो डेटा लीक होना बंद हो पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब नहीं इंसिडेंटली वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि लोग खुद भी जज नहीं कर पाते। ये समझना होगा जी। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक संदेश देना चाहूंगा जी कि यूरोप में कानून है जिसका नाम है जीडीपीआर। जीडीपीआर कानून ये कहता है कि अगर हमारे किसी नागरिक की इंफॉर्मेशन लीक होती है तो इसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। हमारे यहाँ कितनी पेनाल्टी लगती है साहब? 1,000 रुपए का आपका चालान कटेगा। यूरोप में उस कंपनी पे पेनाल्टी लगती है 250 करोड़ रुपए की। या तो तुम्हारी कंपनी बंद है या तुम ऐसे प्रावधान करो कि डेटा चोरी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल हेमराज जी, आपने सही कहा, इतने ही कड़े कानून लाने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम ग्वालियर का रुख करते हैं। प्रहलाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक 4 मामले सामने आए हैं महज एक हफ्ते में। जी प्रहलाद, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और किस तरह से 3 घटनाओं में तो लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक घटना में तकरीबन 20 लाख की ठगी हुई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि लोग जो हैं जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं उनमें जो शिकार हो रहे हैं, एक मामले में जरूर एक व्यक्ति को पैसे गंवाने पड़े, लेकिन 3 ऐसे मामले रहे जिसमें जागरूकता के चलते, परिवारजनों की सतर्कता के चलते, सूझबूझ के कारण उनके पैसे बच गए। तो इस तरह से जैसे जैसे ये डिजिटल अरेस्ट के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा एलीट क्लास के जो ऑफिसर हैं या जो व्यक्ति हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि अमूमन ये ऐसी घटनाओं जब ये घटनाएं होती हैं तो इनका जिक्र नहीं करते जी। एक घटना की मैं आपको बात करूं, 2 दिन पहले की है, जो हरिशंकरपुरम इलाके की घटना है। जो ऑटोमोबाइल कारोबारी हैं जसपाल आहूजा, उन्हें भी लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया जी। और उन्हें जिस तरह से उन्हें डील किया गया, सीबीआई का डर दिखाया गया, वो यकीन मान गए और पैसे डालने ही वाले थे। लेकिन उनका जो बेटा कनाडा में बैठा हुआ था वो जागरूक था। उसने एक पुलिस ऑफिसर जो उनके परिचित थे, एडिशनल एसपी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं मंजीत चावला, उनकी मदद ली और उन्होंने तत्काल बताया कि ये उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। जब पुलिस, ग्वालियर पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंची तो वो इतने डर गए थे कि पुलिस को देखकर उनके पसीने छूट गए। बाद में काउंसलिंग की गई, उन्हें बहुत देर तक समझाने की कोशिश की गई, तब उन्हें यकीन हुआ कि वो ठगी का शिकार हो रहे थे। हालांकि गनीमत रही कि उन्होंने पैसे नहीं डाले। कुछ इसी तरह से जिला मलेरिया अधिकारी के साथ हुआ। वो लगभग 1.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रहे, लेकिन उन्होंने भी सतर्कता बरती और अपने एक पुलिस ऑफिसर मित्र से मदद मांगी, उन्होंने बताया। तो इस तरह से जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, बिल्कुल, हालांकि जैसे कि हम अभी उनको सुन रहे थे कि डेटा लीक हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हूं, आपके और हमारी जो पर्सनल डिटेल है वो कहीं ना कहीं अपराधियों के हाथ लग रही है। अपराधी वो भी जो साइबर एक्सपर्ट हैं, जो साइबर ठगी के मास्टरमाइंड हैं, वो उस डेटा का उपयोग आपके खिलाफ कर रहे हैं और आपकी रकम ऐंठ रहे हैं। तो प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि जो हमारा जो निजी डेटा है, जो टेलीकॉम कंपनियों के पास है या हम जहां से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उनके पास जो डेटा है, वो अगर लीक होता है तो सीधी जवाबदारी टेलीकॉम कंपनी की भी है, और जहां हम ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात कही प्रहलाद आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक रिएक्शन हम भोपाल से, मनोज राठौड़ भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, अधिकारी शिकार हो रहे हैं। प्रहलाद बता रहे थे कि ये खुद ही जज नहीं कर पा रहे हैं कि इनके साथ रियल कॉल आ रहा है कि फेक कॉल आ रहा है। बिल्कुल विवेक, पढ़ा लिखा तबका जो है ऐसी साइबर ठगी का शिकार हो जाता है। हालांकि अब राजधानी भोपाल में भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एक FIR ऐसी भी दर्ज की है जिसमें जो डाटा लीक करने वाली कंपनी थी उसके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। यानी अब इस और कड़े कानून की बात जो हेमराज जी कर रहे थे, प्रहलाद कर रहे थे, तो ये सख्ती बरतनी पड़ेगी ताकि आम जनता को लेकर भी, और एक कानून पर और विचार संसद में चल रहा है मुआवजे को लेके। यदि किसी की राशि फ्रॉड तरीके से जाती है लाखों में या करोड़ों में, जो भी राशि हो,
तो उसको मुआवजे के तौर पे उसे रिटर्न दिलाने की जवाबदारी भी तमाम एजेंसियों को साझा करके रहेगी। ऐसा भी एक प्रावधान तो सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो ऐसे प्रावधान लगातार कर रही है, क्योंकि ये आने वाले वक्त की आवश्यकता है। साइबर क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस को भी अपडेट और हाईटेक किया जा रहा है। तो ये तमाम प्रावधान अपनी जगह है, आने वाले समय में ये जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, लेकिन जनता की भी जवाबदारी है कि वो जब तक सजगता बरते, जागरूकता अपने लिए रखे और किसी भी तरीके की चूक जो है वो ना करे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आने वाले वक्त की आवश्यकता है। भारत, एक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो डेटा सामने आ रहा है, इंदौर में ये मामले कई गुना बढ़ चुके हैं। सिर्फ 2024 के जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं साइबर ठगी के। विवेक, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं या फिर किसी मेले में जा रहे हैं, तो कई बार हम अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और अपना ईमेल आईडी, ये 3 चीजें अक्सर हम शेयर करते हैं और लोगों को लालच दिया जाता है छोटे से कूपन का कि आपको 100 रुपए का कूपन खुलेगा, आपको बाइक भी मिल सकती है। उस कूपन के लालच में हम अपना डाटा खुद शेयर करते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये 2 ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें हम अपनी दिनचर्या को इसमें अपलोड करते रहते हैं कि आज हमने क्या खाया है, कहाँ हम घूमने जा रहे हैं। अगर हम किसी बाहर टूर पे जाते हैं तो उसका लगातार अपडेट करते हैं। और बस यही एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो डाटा हमारा जो है वो आसानी से हम खुद लीक कर रहे हैं। टेलीकॉम कंपनियां और अन्य जो एजेंसियां हैं उनके वहां से तो हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि हम भी खुद ये डाटा शेयर करने में लगे और ये डाटा बड़ी संख्या में बिकता है। आपको बता दूं, एक नंबर, एक नाम और एक जीमेल आईडी 50 पैसे से लेकर 1 रुपए पर व्यक्ति की बिकती है। मतलब आप इसका अगर ट्रांजैक्शन देख लें तो लाखों रुपए में ये डाटा बिल्कुल सही बात आपने कही भारत की। इस पर अवेयर हमें जरूर रहना होगा। इस तरह का डेटा शेयर करने से हमें बचना भी होगा। अवेयर तो जरूर रहना होगा, क्योंकि कई बार नेसेसरी होता है, डेटा देना भी पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।